बच्चों, हम बात कर रहे थे लेखांकन अनुपातों की, जिसमें पिछले वीडियो में लाभदायकता अनुपात को हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ आपको बताया था कि आप लगभग लाभदायकता अनुपातों में 10 अनुपातों को जानेंगे। 10 अनुपातों की हम बात करेंगे, जिसमें हमने समझने की दृष्टि से 2 भागों में बांट लिया था अनुपातों को। ऐसे अनुपात जो कि विक्रय पर आधारित है, जिसमें मुख्यतः सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात और साथ ही साथ परिचालन लाभ अनुपात, जिसकी बात हमने कल वाले वीडियो में कर ली थी। आज लाभदायकता अनुपातों में हम बात करने जा रहे हैं पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात और साथ ही साथ विनियोग विश्लेषण अनुपातों की। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगला अनुपात है विनियोगों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसे कहा जाता है। इस अनुपात को विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय के नाम से भी जाना जाता है और इसे साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। एक संस्था में विनियोग करने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर लाभ अर्जित, आय अर्जित करने का होता है। बिल्कुल ये सही तथ्य है कि किसी भी व्यापार में, किसी भी संस्था में विनियोग करने वाले का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है अपने विनियोग पर आय अर्जित करना होता है। एक व्यवसाय की संपूर्ण लाभदायकता का मापन इसी अनुपात से किया जा सकता है। यानी लाभदायकता की मापन के लिए एक अच्छा अनुपात है यह अनुपात। संस्था के कर तथा ब्याज से पूर्व के लाभ पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एवं विनियोजित पूंजी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी यह अनुपात ऐसा लाभ जिसमें से बाकी सभी खर्चे घटा दिए गए हैं लेकिन कर एवं ब्याज को अभी तक नहीं घटाया गया है, ऐसे लाभ और विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म फंड, दीर्घकालीन कोष। यानी अगर मैं लायबिलिटी साइड से बात करूं तो आपकी लायबिलिटीज में मुख्यतः 3 मदें होती हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो यदि हम शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ दें तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और अगर असेट्स की साइड से निकालना चाहें तो असेट साइड के टोटल में से आप करंट लायबिलिटीज को घटा दें, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मेन फॉर्मूले की अगर बात करूं तो जैसा हमने कहा कि जिन 2 मदों के मध्य संबंध को व्यक्त करेगा उन्हें ही फॉर्मूले में काम लिया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100। अब बात आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब तो आप समझते हैं, ऐसा लाभ जिसमें से ना तो ब्याज घटाया गया है और ना ही कर घटाया गया है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 2 तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप टोटल असेट्स में से घटा दीजिए किसे, करंट लायबिलिटीज को, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी साइड में जो 3 मेन हेडिंग्स दी हुई होती हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी दोनों को जोड़ लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर बाकी 2 को क्यों जोड़ा, करंट लायबिलिटीज को क्यों नहीं जोड़ा? तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मुख्य अर्थ है दीर्घकालीन कोष, यानी वह राशि जो व्यापार में लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए विनियोजित की गई है। तो करंट लायबिलिटीज व्यापार में विनियोजित तो होती हैं लेकिन वो अल्प समय के लिए ही होती हैं, उन्हें थोड़े समय बाद ही संस्था को वापस भुगतान करना होता है। तो अगर बात की जाए कैपिटल एम्प्लॉयड की तो शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट जो होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उन मदों को आपको लेना है। इस अनुपात का क्या महत्व है? यह अनुपात किसी भी व्यावसायिक संस्था की संपूर्ण लाभदायकता अर्थात कुशलता को मापने का सर्वोत्तम आधार है। यानी इस अनुपात के माध्यम से आप ओवरऑल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि संस्था की जो कुल दीर्घकालीन विनियोजित पूंजी है उस पर क्या लाभदायकता रही, अर्जन की क्या दर रही। यह अनुपात बताता है कि संस्था द्वारा विनियोजित पूंजी का कितनी कुशलता के साथ प्रयोग किया गया। कुशलता का कैसे पता चलेगा? अर्जन की मात्रा अगर ऊंची होगी, अर्जन का प्रतिशत अगर ऊंचा है तो इसका मतलब पूंजी का कुशलता से उपयोग किया गया है।
इस अनुपात की सहायता से दो कंपनियों की कुशलता की भी जांच की जा सकती है, यानी कि दो कंपनियों की भी आप आपस में तुलना कर सकते हैं। यह बात थी विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। अगला अनुपात आता है अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय। अभी तो आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट और अंशधारियों के कोषों दोनों पर प्रत्यय की गणना की है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वही चीज है, लेकिन अब केवल गणना कर रहे हैं अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय। तो आप पहले तो यह समझ लीजिए कि इसका संबंध किस किस के बीच होगा। यह अनुपात अंशधारियों के कोष और कर पश्चात लाभ के मध्य संबंध को स्पष्ट करेगा। कर पश्चात लाभ क्यों? क्योंकि कर को चुकाने के बाद जो लाभ व्यापार में बचते हैं वास्तविक रूप में स्वामी या अंशधारी उसी के हकदार होते हैं। यह अनुपात अंशधारियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि अंशधारियों द्वारा किए गए निवेश पर उचित प्रत्यय अर्जित हो रही है या नहीं। इस हेतु अंशधारियों की निधि पर प्रत्यय, जिसे निवल संपत्ति प्रत्यय भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह अनुपात कर के पश्चात लाभ और अंशधारियों के कोषों के मध्य संबंध को व्यक्त करेगा। अगर इसके मूल फॉर्मूले की बात करें तो इसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। नेटवर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि कर के पश्चात लाभ बटा शेयर होल्डर फंड गुणा 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कर घटा दिया गया है। और अगर कर घटा दिया गया है तो ब्याज तो अंडरस्टूड है कि पहले ही घटा दिया गया है, क्योंकि बिना ब्याज को घटाए आप कर की गणना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्रॉफिट ब्याज एवं कर दोनों घटाने के बाद है। शेयर होल्डर फंड की गणना किस तरीके से करेंगे? तो शेयर होल्डर फंड में जो मदें ली जाती हैं वो सारी मदें आपको लेनी है। हालांकि आप प्रॉपर्टी रेशियो में शेयर होल्डर फंड निकालना सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट या फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट ड्यू, इन सभी मदों को आपको शेयर होल्डर फंड में शामिल करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट या फिर इस तरह की आवेदन राशि जो प्राप्त हो गई है लेकिन अभी तक उन पर बंटन करना बाकी है, इन सभी मदों को शेयर होल्डर फंड में लिया जाएगा। तो अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय क्या बताता है? अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय यह बताता है कि अंशधारियों के लिए जो लाभ व्यापार में उपलब्ध है वो और अंशधारियों की राशि यानी अंशधारियों ने जो राशि विनियोजित की है उसके मध्य क्या संबंध है। अगला अनुपात है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, जिसे संक्षिप्त रूप में EPS अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। अगर बात करें प्रति अंश अर्जन का मतलब क्या है, जो अर्जन है, जो लाभ है आपने पीछे देखा है वो कुल लाभ की राशि है, लेकिन प्रति अंश अर्जन जो है वो एक अंश पर कितनी राशि कमाई गई है इसके बारे में बात करेगा। प्रति अंश अर्जन की गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों में समता अंशों की संख्या का भाग देकर की जाती है। यह एक वित्तीय अनुपात है जो कि यह बतलाता है कि प्रत्येक समतांश पर कितनी आय अर्जित की गई है, यानी एक समतांश के पीछे कितनी आय कमाई गई है। लेखा मानक 20 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अनुसार समता अंशधारियों की आय को ज्ञात करते समय पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश उसमें से घटाना आवश्यक है। बिल्कुल आपने कक्षा 11 में जब पढ़ा होगा समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर, तो आपने पढ़ा होगा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले लाभांश लेने का अधिकार है। तो यदि कभी भी समता अंशधारियों की आय की गणना करनी है तो सबसे पहले उसमें से प्रेफरेंस शेयर का जो निश्चित दर से लाभांश है उसको घटा देना है, क्योंकि अधिमान अंशधारी पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की राशि का भुगतान करने के बाद जो राशि शेष बचती है वही राशि समता अंशधारियों की आय
कहलाती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो किस तरह से कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स घटा हुआ है, फिर आपको उसमें से घटाना होगा लेखा मानक 20 के अनुसार प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, क्योंकि जो प्रॉफिट करके बाद संस्था के पास बचा है उसमें सबसे पहले भुगतान किसको किया जाएगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, और फिर आपको इसमें भाग दे देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का क्या मतलब है, समता अंशों की संख्या, क्योंकि ऊपर जो राशि है वो आपको बताएगी कि समता अंशधारियों के लिए कुल कितनी आय अर्जित की गई, और यदि इसमें समता अंशधारियों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो ये आय प्रति अंश आय में बदल जाएगी। यह अनुपात समतांशधारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। यह अनुपात किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समतांशधारी, क्योंकि यह उन्हीं की प्रति अंश अर्जन आय को बताता है। यह अनुपात समतांशों के बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। प्रति अंश अर्जन अनुपात जितना ऊंचा होगा, यह कंपनी के अंशों का मूल्य उतना ही अधिक होगा। परिणामतः कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना आसान होगा तथा कंपनी की ख्याति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा होगा, संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी और अंशों के मूल्य में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रति अंश पुस्तक मूल्य, अगला जो अनुपात आता है बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि आपके पुस्तकों में एक अंश का मूल्य कितना है। ये बुक वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू तो अंकित मूल्य होता है। जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जाते हैं और रिजर्व्स के कारण अंशों के अंकित मूल्य और अंशों के पुस्तक मूल्य में अंतर होता है, क्योंकि रिजर्व्स उसे प्रभावित करते हैं। यह अनुपात समतांश धारकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर भी समतांशधारियों की बुक वैल्यू निकाली जा रही है, क्योंकि इससे अंशधारकों को अपने द्वारा आधारित अंशों का धारण मूल्य पता चलता है। यानी जो अंश उनके पास हैं, उनका कंपनी की पुस्तकों में क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, उसके बारे में जानकारी चलती है। साथ ही यह अनुपात बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। किस तरीके से इसकी गणना की जाती है, बुक प्राइस पर शेयर, यानी बुक प्राइस अगर आपको एक शेयर का निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। स्टूडेंट्स शब्द पर ध्यान दें, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब तो आप जानते हैं, समता अंशों की संख्या, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड का था, जो आपने अभी देखा है, इसमें यदि आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शामिल नहीं करें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो यहां पर हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा है, शेयर होल्डर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी शेयर होल्डर फंड में से यदि आप प्रेफरेंस शेयर को हटा दें तो जो बचेगा वो बच जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। समता अंशधारियों के कोषों में अधिमान अंशधारियों की पूंजी को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सभी राशियां शामिल की जाएंगी। यानी मेरे कहने का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, साथ ही साथ मनी अगेंस्ट रिसीव्ड शेयर वारंट या फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट ड्यू, ये सभी मदें शामिल की जाएंगी। लाभांश भुगतान अनुपात, अभी आपने पढ़ा अर्निंग पर शेयर, यानी एक अंश पर जो आय हमने अर्जित की वो। लाभांश भुगतान अनुपात उसी से संबंधित है। संस्था द्वारा या निगम द्वारा जितनी आय अर्जित की जाती है, सारी की सारी आय अंशधारियों में वितरित नहीं की जाती, क्योंकि यदि कंपनी संपूर्ण आय को वितरित कर देगी तो अपने विकास कार्यों में, अपनी परियोजनाओं में धन
धन कहां से विनियोग करेगी? कंपनी के द्वारा जितना धन अर्जित किया जाता है उसका कुछ भाग रोक लिया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रतिधारित अर्जने। इसी कारण कंपनी के कोषों में वृद्धि होती है और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की जो मदें हैं वो निरंतर बढ़ती रहती हैं, क्योंकि कंपनी प्रत्येक वर्ष कमाए गए कुल लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन अंशधारियों में नहीं करती है। तो लाभांश भुगतान अनुपात क्या है? लाभांश भुगतान अनुपात यह बताता है कि कंपनी द्वारा चालू वर्ष में कितनी आय अर्जित की गई और उसका कितना भाग वितरित किया गया। गौर कीजिएगा, यह अनुपात समतांशधारियों में वितरित किए गए प्रतिअंश लाभांश का संबंध प्रतिअंश अर्जन के साथ स्थापित करता है। यह दो मदों के बीच में संबंध निकालता है, कंपनी द्वारा प्रतिअंश के लिए अर्जित की गई राशि और उस अर्जित की गई राशि में से वितरित की गई राशि, दोनों के मध्य क्या संबंध है। यह बताता है कि समता अंशधारियों से संबंधित अर्जनों का कितना भाग या अनुपात उन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया गया है। जितना अर्जित किया उसका कितना भाग अंशधारियों को वितरित किया गया है। इसका फॉर्मूला जो है वो है डिविडेंड पे आउट रेशो या डिविडेंड पेमेंट रेशो बराबर डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर गुणा 100। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं उसकी बात हम आगे कर लेंगे इस प्रश्न में, और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको लेस करना है यदि प्रश्न में प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं तो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मान लीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% आता है, तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कंपनी द्वारा धारण अनुपात कितना है। गौर कीजिएगा, यदि लाभांश भुगतान अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो लाभों की वह राशि जो संस्था ने रोकी है ज्ञात हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर डिविडेंड पेमेंट रेशियो 60% आ रहा है और इस 100 को यदि आप 60 में से घटा देते हैं तो जो 40% निकल कर आता है वो इस बात को बताएगा कि कंपनी ने 60% लाभ का वितरण किया है और 40% लाभ को अपने पास रोका है। जैसे किसी कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात यदि 65% हो तो उसका प्रतिधारित अर्जन, प्रतिधारित मतलब रोकी गई आय, उसका अनुपात कितना होगा? 100 माइनस 65 यानी कि 35%। यह प्रश्न 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी संस्था या किसी कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात 45% है तो फिर उसका प्रतिधारित अनुपात कितना होगा? तो आपको 100 में से 45 को घटा के बता देना है 55%। जैसे कि कल हमने बात की थी परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात, क्योंकि इन दोनों का अनुपात भी मिलाकर 100 होता है। यदि मैं कहूं किसी संस्था का परिचालन अनुपात 70% है तो परिचालन लाभ अनुपात स्पष्ट है अपने आप ही 30% होगा। तो ये इंटरनल कनेक्शन आपको मालूम होने चाहिए कि किस किस अनुपात में आपस में कनेक्शन होता है। अगले अनुपात की बात करूं तो अंतिम और लेकिन सबसे मुख्य अनुपात है मूल्य अर्जन अनुपात। नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस से आशय यहां पर बाजार मूल्य से है और अर्निंग जो है, अर्जन जो है वो अर्निंग पर शेयर है। यह अनुपात अंशों के बाजार मूल्य व प्रति अंश अर्जन के संबंध को व्यक्त करता है। यानी यह अनुपात यह बताता है कि एक अंश का बाजार मूल्य और उसकी प्रति अंश अर्जन का क्या संबंध है, प्रति अंश अर्जन का कितना गुना बाजार मूल्य है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है, प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको प्रश्न में उपलब्ध होगा और अर्निंग पर शेयर की गणना कैसे की जाती है ये हमने बात की है।
अभी निकालना सीखा है कि अर्निंग पर शेयर को कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आज हम बात कर चुके हैं अब सभी विनियोग विश्लेषण अनुपातों की, जिसमें मुख्यतः हमने पूंजी पर आधारित लाभदायकता यानी विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, प्रति अंश अर्जन, एक अंश का पुस्तक मूल्य निकालना, लाभांश भुगतान अनुपात निकालना और सबसे अंत में हमने बात की मूल्य अर्जन अनुपात की। आपकी पाठ्य पुस्तक में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उदाहरण संख्या 22 दिया है। तो आइए बात करते हैं उदाहरण संख्या 22 की। निम्नलिखित विवरणों से निवेश पर प्रत्याय को परिकलित कीजिए, यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और फिर प्रश्न के नीचे अंशधारक निधि पर प्रत्याय, प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश पुस्तक मूल्य और मूल्य अर्जन अनुपात, इन सभी को पूछा गया है। लेकिन पहले दी गई सूचनाओं को पढ़ लेते हैं। अंश पूंजी समता, जो कि 10 रुपए का एक समता अंश है, 4 लाख रुपए। 12% अधिमान अंश पूंजी 1 लाख रुपए। सामान्य आरक्षित यानी कि रिजर्व है 1,84,000 रुपए। 10% ऋण पत्र 4 लाख रुपए। चालू दायित्व 1 लाख रुपए। स्थिर परिसंपत्तियां यानी कि फिक्स असेट्स आपको दी गई हैं 9,50,000 रुपए और चालू परिसंपत्तियां दी गई है 2,34,000 रुपए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के साथ साथ ही अंशधारक निधि पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, प्रति अंश अर्जन यानी कि अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर और मूल्य अर्जन अनुपात यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो, इनकी गणना आपको करनी है। ज्ञात करें यदि अंश का बाजार मूल्य, जैसा आपको बताया गया था कि प्राइस अर्निंग रेशो में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको मार्केट प्राइस दिया गया एक अंश का 34 रुपए और कर के पश्चात निवल लाभ 1,50,000 रुपए है कर के पश्चात और कर की राशि 50,000 रुपए है। और अब आपको सबसे पहले गणना करनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्य फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो ब्याज घटा हुआ हो ना कर घटा हुआ हो और साथ ही साथ आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न में आपको जो प्रॉफिट दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया कर के पश्चात। तो आपको क्या करना होगा, इसमें कर जोड़ना होगा और साथ ही साथ ब्याज जोड़ना होगा। कर की राशि तो मुझे यहां पर 50,000 रुपए दी गई है, लेकिन ब्याज तो मदों को देखने पर पता चलता है कि 2 मदों के आगे दर दी गई है, एक 12% अधिमान अंश और एक 10% ऋण पत्र। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि अधिमान अंशों को ब्याज नहीं बल्कि लाभांश दिया जाता है, लेकिन ऋण पत्रों को ब्याज दिया जाता है। तो 4 लाख का 10% आपने ब्याज दिया होगा 40,000 रुपए। तो 1,50,000 में आपको 50,000 रुपए करके और 40,000 रुपए ब्याज के जोड़ देने हैं ताकि आपको ज्ञात हो सके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरी बात कैपिटल एम्प्लॉयड की है, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है 1,50,000 और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो कि आपको बताया मैंने 40,000 और टैक्स 50,000। प्रॉफिट की राशि आती है 2,40,000। डिबेंचर इंटरेस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4 लाख के ऋण पत्र दिए गए हैं जिन पर ब्याज की जो दर दी गई है वो 10% दी गई है। तो हमने ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि 4 लाख का 10% कैलकुलेट की है जैसी प्रश्न में सूचना दी गई है। कर सवाल में दिया गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सवाल में दिया गया है। तो यहां पर
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा 2,40,000। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। इस प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाला जा सकता है, जैसा कि आपको बताया गया था। या तो टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज घटा दे, यानी 9,50,000 और 2,34,000 को जोड़कर उसमें से 1 लाख के आप करंट लायबिलिटीज क्या कर दें, लेस कर दें। या फिर आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व और डिबेंचर को जोड़ ले, यानी लायबिलिटी साइड से लॉन्ग टर्म फंड को जोड़ लें, शेयर होल्डर फंड को जोड़ लें और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ लें। तो यहां अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो फॉर्मूला यूज इसने किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और डिबेंचर को ऐड किया है। तो चलिए बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल यहां दी गई है 4 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है 1 लाख। रिजर्व की अगर बात की जाए तो रिजर्व की राशि आपको दी गई है 1,84,000 और डिबेंचर की राशि आपको दी गई है 4 लाख। ये सभी दीर्घकालीन कोष हैं। ये वो राशियां हैं जो व्यापार में दीर्घकालीन समय के लिए विनियोजित की गई है। इसमें करंट लायबिलिटीज को शामिल नहीं करना है। तो अगर मैं इनका योग लगाता हूं तो इनका योग आता है 10,84,000। अब मेन फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000 बटा कैपिटल एम्प्लॉयड और जब आप इसे हल करते हैं तो ये प्रतिशत लगभग आता है 22.14%। पहला अनुपात रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल चुके हैं। अगले अनुपात की बात करें तो अंशधारक निधि पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला विद्यार्थियों आपको बताया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि कर और ब्याज देने के बाद ही जो प्रॉफिट बचता है वो ही स्वामियों का माना जाता है। तो यहां अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड गुणा 100। अगर मेन फॉर्मूले की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा शेयर होल्डर्स फंड गुणा 100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रश्न में दिया गया है। अगर शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और साथ ही साथ जनरल रिजर्व को ले लेना चाहिए। तो यहां पर शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए और जनरल रिजर्व जैसा प्रश्न में दिया गया है 1,84,000 रुपए। और जब हम इसे हल करते हैं तो राशि निकल कर आती है 6,84,000 रुपए। इसे हल करते हैं और जब इसे हल करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि प्रश्न में दिया गया है 1,50,000 बटा 6,84,000 गुणा 100। और जब इसका प्रतिशत आप ज्ञात करते हैं तो इसका प्रतिशत निकल कर आता है 21.93%। अंशधारक निधि पर प्रत्याय निकालने के बाद अगला निकालना है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर। इसके फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस फॉर्मूले को हम गणितीय रूप से समझते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करूं तो कर के पश्चात कंपनी का लाभ 1,50,000 है। कर के पश्चात कंपनी जो लाभ कमाती है वो 2 लोगों का है। यदि आपकी पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हैं तो वो 2 लोग उसके अधिकारी हैं कर को देने के बाद। तो यहां अगर बात करूं तो 1,50,000 में
प्रेफरेंस शेयर को अपनी निर्धारित दर से लाभांश मिलेगा। 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर पूंजी है, 12% लाभ की दर है, इसका मतलब इस 1,50,000 में 12,000 रुपए पूर्वाधिकार अंशधारियों का है और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा जिसकी राशि होगी 1,38,000 रुपए वो पूरा इक्विटी शेयर्स का है। अब इससे अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें? तो अंशों की संख्या की अगर बात करूं तो 4 लाख रुपए की पूंजी है, 10 रुपए का एक अंश है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए समता अंशों की संख्या कितनी है, तो आप साधारणतः कहेंगे 40,000 रुपए, 40,000 अंश। 40,000 अंशों की संख्या है, 1,38,000 रुपए का लाभ समता अंशधारियों के लिए कमाया जाता है और अंशों की संख्या 40,000 है। बताइए एक अंश के लिए कितना कमाया? तो क्या करेंगे आप? 1,38,000 में 40,000 से डिवाइड ही तो करेंगे और वो ही हम कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जैसा कि फॉर्मूले में आपको बताया गया है। सेम वही फॉर्मूला आपको लगाना है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब वही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आइए बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सवाल में दिया गया है 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किस तरीके से निकालेंगे? 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% उनकी दर दी गई है, यानी प्रत्येक वर्ष अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश की जो राशि है वो 12,000 रुपए है। 1,50,000 रुपए कर चुकाने के बाद जो लाभ है उसमें से 12,000 रुपए अधिमान अंशधारियों का है। इसका मतलब इसके बाद जो लाभ बचेगा कितना? 1,38,000 रुपए। वो सारा लाभ समता अंशधारियों का है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना है? 1,38,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका मतलब होता है समतांशों की संख्या। प्रश्न में समतांशों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक अंश है, इसका मतलब अंशों की संख्या है 40,000। तो दी गई कैलकुलेशन में 1,38,000 में आप भाग दे देंगे 40,000 का और जब आप इसे हल करते हैं तो एक अंश का जो प्रति अंश कमाई है वो आता है 3.45 पैसे, यानी आप एक अंश के लिए 3.45 रुपए के अर्जन करते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद अगला अनुपात इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है प्रति अंश पुस्तक मूल्य, यानी एक अंश का पुस्तकों में क्या मूल्य है। और अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड की सारी मदें लेनी है, केवल प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना। तो यहां पर शेयर होल्डर फंड में हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और साथ ही साथ जनरल रिजर्व को लिया है। प्रेफरेंस शेयर को हटा दीजिए तो किस किस को लेंगे? इक्विटी शेयर और जनरल रिजर्व को। तो आइए बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर फंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड पहले निकालें तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 4 लाख और रिजर्व कितना? 1,84,000। तो गणना करने पर ये जो अमाउंट है वो निकल कर आता है 5,84,000 रुपए, यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 5,84,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो फिर से वैसे ही निकालेंगे। 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और अंश का एक अंश का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 40,000 अंशों की संख्या है। मूल फॉर्मूले में वैल्यू को रख दें 5,84,000 बटा 40,000। तो एक अंश का जो बुक वैल्यू है वो आता है 14.60 रुपए, यानी आपकी पुस्तकों में एक अंश की कीमत 14.60 है।
लास्ट एंड फाइनल अब बचा है मूल्य अर्जन अनुपात यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि हमेशा प्रश्न में दिया जाएगा यदि प्राइस अर्निंग शेयर पूछा जाए तो 34 रुपए है, और अर्निंग पर शेयर आपने कैलकुलेट किया है जो आया है 3.45। तो आइए इसे भी हल कर लेते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस जैसा कि प्रश्न में दिया है 34 रुपए, अर्निंग पर शेयर 3.45। यह अनुपात एक अंश का बाजार मूल्य और एक अंश की प्रत्येक वर्ष की कमाई के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यह अनुपात यह बताता है कि प्रत्येक वर्ष की कमाई का कितना गुना बाजार मूल्य है। तो अगर इसकी गणना करें तो 3.45 का जब आप 34 में भाग देते हैं तो लगभग उत्तर आता है 9.86, यानी कि प्रत्येक वर्ष की अर्जन का लगभग 9 से 10 गुना अंश का बाजार मूल्य है। इसी के साथ लाभदायकता अनुपातों की गणना पूरी होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के उदाहरणों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।